वालेकुम अस्सलाम। आ रही है सर। अच्छा जी, उमर आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, एक और चीज़ ये है कि आप लोग मुझे एक बात बताइए कि आप लोग की जो क्लासेस होती हैं उसमें आप लोग के फ्री डेज कौन से होते हैं इस वीक में? वेडनेसडे। हम्म। वेडनेसडे होता है कल का दिन फ्री। ये तो संडे फ्री होता है आप लोग का ना? जी संडे फ्री होता है एक तरह से, ओके। क्योंकि लॉ से कोई पड़ता नहीं है। नहीं नहीं, सही है। असल में थोड़ी सी हमें ये है कि फ्री डेज नहीं भी होते कोई मसला नहीं है। मैं इंशाल्लाह मैनेजमेंट से बात भी कर लूँगा। तो ये कि आप लोग की इस वीक में 2 क्लासेस मैंने रखनी हैं जो कि आप लोग की इनकम टैक्स लॉ की होंगी, सही है? ये मैंने और उस दिन आप लोग की सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑडिटिंग की क्लास होगी, साथ में कोई और क्लास नहीं होगी, ये ध्यान में रखना है, सही है? ताकि कोई और क्लास अगर होगी तो फिर वो मसला हमें थोड़ी-सी लंबी क्लास लेनी होगी वो, सही है? तो आपके इस वीक में ही इंशाल्लाह 2 क्लासेस आपकी अरेंज होंगी जो कि आप लोग की तमाम लोगों से बात करके जो भी आप लोग की टाइम शेड्यूल बनेगा, जो कि आप लोग को कंफर्टेबल होगा उस टाइमिंग में ली जाएगी, सही है? तो वो इंशाल्लाह अभी सब लोग आ जाएँगे तो फिर एट द एंड या फिर ग्रुप में डिस्कशन करके आप लोग से बात करके जो भी है वो अनाउंस किया जाएगा, सही? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आज कल मैंने आप लोगों को कुछ काम कहा था, कुछ टास्क दिया था। मैंने कहा था ये जो टॉपिक है इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और डिफरेंसेस हैं, ये आपने कल पढ़ के आने हैं ताकि आपसे डिस्कशन की जा सके, सही है? तो कुछ बच्चे कल नहीं थे, अब्दुल वहाब कल नहीं थे, सायरा ने अभी जॉइन किया है, ये भी कल नहीं थी। तो खैर नहीं थे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो थे उनसे हम डिस्कशन करेंगे। जो लोग नहीं थे वो लोग काइंडली आज वाला टॉपिक समझिए और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल और कुछ डिफरेंसेस हैं, सही है? समझ लें सेक्शन बी हमारा एंड एंड पे चल रहा है, सेक्शन ए हमारा जो है एंड पर चल रहा है ऑलमोस्ट। हम सेक्शन बी की तरफ मूव करने वाले हैं, फिर हम सेक्शन बी को ही पढ़ेंगे खाली। अच्छा, सायरा खान आपने अभी ज्वाइन किया है, आपको आवाज़ आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है सामने? मिस्टर अब्दुल वहाब आपको आवाज़ आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है सामने आपको? अब्दुल वहाब आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, चैट में अब्दुल वहाब वगैरह को बताना चाह रहे हैं। ओके, यो, वेरी गुड। दूसरा, सायरा खान आपको आवाज़ आ रही है? सायरा खान कल एब्सेंट थी, अब्दुल वहाब भी कल एब्सेंट थे। कोशिश करिए एब्सेंट ना हो, ऑनलाइन क्लास लेना इतना मुश्किल काम नहीं है, जहाँ भी आप हों क्लास ले सकते हैं। कुछ बच्चों ने अभी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है, सब आ जाएं फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। जब तक अब्दुल वहाब और उमर और सायरा, दानिया, आप लोग को कल मैंने एक टास्क दिया था कि जो चीज़ मैंने पढ़ाई है एटलीस्ट आपने 2 से 3 बार उसको पढ़ना है ताकि आपको एक बार दिमाग में आ जाए कि ये चीज़ है क्या, सही है? तो आपने इंटरनल कंट्रोल को थोड़ा डिफाइन करना है। थोड़ा सा अगर बोले तो फॉन्ट बड़ा कर दूं मैं इसका, अगर नज़र नहीं आ रहा किसी को तो? बाकी मेरे ख्याल में तो नज़र आ रहा होगा, इतना छोटा तो नहीं है ये। थोड़ा सा और बड़ा कर दो। अच्छा जी उमर, पहले आपकी बारी है, आपने मुझे इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्क्राइब करना है, फिर एट दी एंड इसको समराइज मैं करूंगा, सही है? ताकि अंदाजा हो कि आपने पूरे दिन में कुछ पढ़ा भी है या नहीं। इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अच्छा, अभी इंटरनल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स आर डिजायर्ड गोल्स और कंडीशंस फॉर अ स्पेसिफिक इवेंट साइकिल व्हिच if achieved minimize the potential debt waste, loss of unauthorized use of misappropriation will occur. They are conditions which we want the system of internal control to satisfy. For a control objective to be effective, compliance with it must be measurable and observable. Internal audit evaluates Mercer's system of internal control by assessing the ability of individual process controls to achieve 7 predefined control objectives. The control objectives include authorization, completeness, accuracy, validity, physical safeguards and security, error handling and segregation of duties. देखिए, आपके लिए सबसे पहले बताया था कि इंटरनल कंट्रोल है क्या? कि इंटरनल कंट्रोल कि आपके पास इंटरनली जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो इफेक्टिवली मेंटेन हो, आपके पास जो अंदर इनफैक्ट मैनेजमेंट है वो इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड हो। अगर ये तमाम चीज़ें आपकी मेंशन हैं या मौजूद हैं, दैट मीन्स कि आपका इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। और इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होने से आपकी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मेंटेन होते हैं, आपकी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिस वजह से जब ऑडिट होता है तो उस वक्त कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।
और ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट आपकी अनक्वालिफाइड और क्लीन होती है, जिसके वजह से आपका शेयर होल्डर सेटिस्फाई होता है और आपकी मार्केट शेयर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, यानी मार्केट शेयर आपका इंक्रीज हो जाता है। सिंपल सा एक छोटा सा प्रोसेस है, इसमें आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ मकसद होते हैं, कुछ आपके समझ लें कि मकासद हैं जो कि इंटरनल कंट्रोल के हैं। नंबर 1 इज ऑथराइजेशन। आपने सबको मैं यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ। नंबर 1 है ऑथराइजेशन, नंबर 2 है कंप्लीटनेस, नंबर 3 है एक्यूरेसी, नंबर 4 है वैलिडिटी। ऑथराइजेशन जो हमारा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, ये हमारे पास एक्सप्लेन करेंगे उमर। मैं नाम मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो कि आपका कौन सा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमें एक्सप्लेन करेंगे बल्कि वहाब, अब्दुल वहाब। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट हमें एक्सप्लेन करेंगे, अभी एक मिनट देखूं वो हमारे पास आए या नहीं आए, जो मेरे एक स्टूडेंट हैं, नहीं आए। उसामा साद नासिर अभी तक नहीं आया। अच्छा जी, अभी तक हाजिरा एब्सेंट हैं आज, और इसके अलावा अबरार तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टूर पे गया हुआ है, वो तो नहीं आएगा। चलो सही से, ओके। बाकी हमारे पास सायरा हैं। सायरा आप कल वाली क्लास में नहीं थी, अब्दुल वहाब आप भी नहीं थे, लेकिन आपने ट्राई करना है कुछ जो लिखा हुआ है थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकें। मैं ये चाह रहा हूँ खामोश ना रहें, नहीं आएगा कोई मसला नहीं, वो हम कर लेंगे एक्सप्लेन, लेकिन एटलीस्ट कुछ बोलें आप लोग, सही है। इसके अलावा हमारे पास दानिया है जिन्होंने कल की क्लास ली थी, आपने वैलिडिटी एक्सप्लेन करना है। तो यह तो नहीं किया, उमर, वहाब, सायरा, दानिया, 1 2 3 4, सही है। अब देखें ये आपके सामने गिवन है कुछ पॉइंट्स, मैं 1 मिनट इसको ऐसे लिख देता हूँ कि सबको हर पॉइंट नजर आए। वन बाय वन आपसे मैं फिर डिस्कशन करूंगा, कोई न्यू आता है तो उसको आखिरी पॉइंट दे देंगे, फिजिकल सेफ गार्ड वाला। उमर ऑथराइजेशन जब आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आई एम वेटिंग, एक बार पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाई यू आर कंट्रोलिंग या व्हाई यू आर इंटरनली इन्वॉल्व इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आप क्यों इंटरनली इतना इन्वॉल्व होते हो, क्यों इतना कंट्रोल पे फोकस करते हो, रीजन क्या होते हैं उसके, और क्या ऑब्जेक्टिव हमने हासिल करने होते हैं इसके थ्रू। सन्नाटा क्यों है भाई, कहाँ चले गए? सर इसमें ये कह रहा है कि अथॉरिटी, मतलब जो ट्रांजैक्शन इसमें वो होती है ना, रिकॉर्डेड होती हैं। हाँ रिकॉर्ड पहले उसको, मतलब कोई जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो स्पेसिफिक और जनरल तरीके से इसको रिकॉर्ड करता है। तो समझ नहीं आ रहा। एक मिनट रुक जाओ बस, सही है, तुमने बात जो बताना चाह रहे हो ना बिल्कुल सही है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि इस बात को थोड़ा सा स्पेसिफाई करके बताया करो। देखो सिंपल पहला पॉइंट है ऑथराइजेशन। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट ऑल ट्रांजैक्शंस आर अप्रूव्ड बाय रिस्पांसिबल पर्सनल इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफिक और जनरल अथॉरिटी बिफोर द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। देखो सिंपल सी बात है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप वहां पे आपने कोई ट्रांजेक्शन करनी है, तो आप एक ऑथराइज पर्सन वहां पे हो जो कि हर ट्रांजेक्शन को पहले अप्रूव करे। जब तक वो ट्रांजेक्शन अप्रूव नहीं होती तब तक वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। अगर देखो इस तरह से हर बंदे के पास ये अथॉरिटी हो कि वो ट्रांजेक्शन अप्रूव कर ले या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ले, तो इससे क्या होता है कि जाहिर सी बात है कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती हैं जिनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होते। जब प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ट्रांजेक्शन आखिरी में आपके गले में आ जाएंगी, वो आखिरी में वो ट्रांजेक्शन आपको परेशान कर देंगी कि ये ट्रांजेक्शन कब और कैसे हुई थी। तो एक बंदा या जो बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि they have to properly maintain the transaction and they have to properly organize the transaction और properly record the transaction with date, time and other फला फला जो भी responsibilities आपकी हैं, आपने उसके मुताबिक आपने क्या करना है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो ऑथराइजेशन क्या होती है, ये आपके पास एक ऑथराइज पर्सन हो, एक हो या एक से ज्यादा हो, वो डिपेंड करता है कंपनी के साइज के ऊपर। कंपनी का साइज क्या है, कंपनी के इन्वेस्टमेंट या कैपिटल क्या है उसका, उसके मुताबिक जाहिर सी बात है वो अपने जो है वो इंटरनल हायरिंग करेगी और उसके हिसाब से ऑथराइज पर्सन रखेगी। तो ऑथराइज पर्सन होना चाहिए। जैसे आप एक जूनियर अकाउंटेंट हैं, आप कोई भी काम करते हो, यू विल मूव टुवर्ड्स सीनियर अकाउंटेंट। आप उसको काम दिखाते हो, डायरेक्टली उस काम को लोड या अपलोड नहीं कर देते, या उसको आप डायरेक्टली जो है वो
समझ ले ऑनलाइन शो नहीं कर देते। आपने क्या करना होता है, पहले उस काम को, उस फाइल को जाके चेक करवाना होता है, उसमें कोई एरर्स होते हैं तो वो रेक्टिफाई कर लिए जाते हैं, एंड आफ्टर रेक्टिफिकेशन फिर उसको आप वेरिफिकेशन के बाद क्या करते हो, अपलोड कर देते हो, या जो भी आपका काम है जहाँ पे आप सबमिट करवानी करवा देते हो। तो पहला पॉइंट तो सिर्फ ऑथराइजेशन है। दूसरा पॉइंट अब्दुल वहाब, कंप्लीटनेस, हाउ यू विल एक्सप्लेन द कंप्लीटनेस। अब्दुल वहाब। कंप्लीटनेस में ये बात को इंश्योर किया जाता है, मतलब इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि कोई भी वैलिड ट्रांजैक्शन है वो रह ना जाए अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। जो भी मेन ट्रांजैक्शन हो वो लाजमी रिकॉर्ड हो, ताकि इंटरनल ऑडिट से ही आपको वेरी नाइस, सिंपल है कंप्लीटनेस से मुराद हो जाए। बिल्कुल सही बात है अब्दुल वहाब, आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है। देखिए ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हमारी मिस ना हो। सही है, कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस जब तक नहीं होगी तब तक आपका जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीटली वेरीफाई नहीं हो सकता। कंप्लीटनेस मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, ज्यादातर ये मसाइल कब आते हैं कि जब आपके पास एक प्रोसेस नहीं बना हुआ होता, जब एक प्रोसीजर बना हुआ होगा कि एक प्रोसीजर से चीज गुजर के जाएगी रिकॉर्ड में, तो वो होता है। अब हर सिंपल सी बात, पहले पॉइंट से लिंक करते हैं दूसरे पॉइंट को। अगर पहले पॉइंट में हर किसी के पास ये अथॉरिटी हो कि वो अपने रिकॉर्ड्स को बाकायदा जो है वो रिकॉर्ड्स को खुद मेंटेन कर ले, तो जाहिर सी बात है कोई मेंटेन करेगा कोई नहीं करेगा, ये बड़ा मसला आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटनेस शो नहीं हो सकती। लेकिन अगर एक बंदे की जिम्मेदारी लगा दी जाए कि आपने सबके रिकॉर्ड बाकायदा मेंशन करने हैं या मेंटेन करने हैं, तो हर बंदा अब जिम्मेदार हो गया कि उसने उसको जाके रिकॉर्ड देने हैं अपने, और वो रिकॉर्ड को बाकायदा अपडेट करेगा। जैसे एग्जांपल ऐसे मैं देता हूँ आपको कि अगर शाहजी वालों ने ऑनलाइन क्लासेस रखी हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अगर ये अथॉरिटी टीचर्स को दे दी जाए कि आपने जो है वो लेक्चर्स अपलोड भी करने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, तो कुछ टीचर अपलोड करेंगे कुछ नहीं करेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी जाए मैनेजमेंट के अंदर, या हर कैंपस की मैनेजमेंट की एक बंदे की जिम्मेदारी लगाई जाए कि आपने फला रिकॉर्ड या फला टीचर्स के लेक्चर्स अपलोड करने हैं। तो अब हर टीचर क्या हो गया, पाबंद हो गया कि उसने अपने लेक्चर्स को भेजने हैं, तो वो क्या करेगा, एक बंदे की जिम्मेदारी लग गई, वो सारे अपलोड कर देगा। लेकिन अगर टीचर्स की अलग अलग जिम्मेदारी लगाई जाए, तो हर टीचर कोई अपलोड कर रहा है कोई नहीं कर रहा, तो इस तरह किसी के लेक्चर मिल रहे हैं किसी के नहीं मिल रहे, तो ये क्या कंप्लीटनेस नहीं आ रही है। तो रिकॉर्ड भी अगर किसी ऑथराइजेशन दी जाए, किसी को, किसी पर्सनल को एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार बना दिया जाए, तो आपके रिकॉर्ड्स बाकायदा कंप्लीटली रिकॉर्ड हो सकते हैं। अगर उसमें इनकम्प्लीटनेस है तो ऑब्वियस सी बात है वो आखिर में जब इसकी बाकायदा एनुअल रिपोर्ट बनती है तो उसके अंदर इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती कि कौन सा रिकॉर्ड मिस हो गया है, कौन सी ट्रांजेक्शन मिस हो गई है, और ये मिसिंग वैल्यूज जो हैं इसको सर्च करना ज्यादा मुश्किल होता है। देखें, एक सवाल सॉल्व करना, आप लोग बीकॉम पार्ट में वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, पूरी स्टेटमेंट बना दी, आखिर में बैलेंस नहीं आता ना, तब आप लोग घबरा जाते हो। क्यों? क्योंकि अब हमें ये जो मिसिंग वैल्यू जो है ना, हमारी जो वैल्यू जिसकी वजह से गलती आई है, वो गलती ढूंढने में आप परेशान हो जाते हो। अब सोचो सिर्फ और सिर्फ 8-10 ट्रांजेक्शन के थ्रू जो आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, उसके अंदर एक हमें परेशानी हो जाती है, तो सोचो जो पूरे साल की स्टेटमेंट बन रही है, एनुअल रिपोर्ट तैयार हो रही है, उसमें कितनी ट्रांजेक्शन होंगी, लाखों की तरह ट्रांजेक्शन होंगी उसमें। अब उस ट्रांजेक्शन में से कौन सी ट्रांजेक्शन आपकी मिस हुई है ढूंढना बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए क्या है, बेहतरीन तरीका यह है कि आप एक जिम्मेदार बंदे को असाइन करो, उस बंदे को बाकायदा रिकॉर्ड्स मेंटेन करवाओ, एक नहीं एक से ज्यादा करो, क्योंकि एक तो फिर एक नॉर्मल छोटी सी दुकान के लिए, एक छोटे से बिजनेस के लिए, लेकिन एक से ज्यादा जब होंगे हर डिपार्टमेंट के लिए अलग हो, ताकि वो हर डिपार्टमेंट अलग अलग अपनी वेरिफिकेशन कर रहा हो, एट दी एंड सब डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स को कंबाइन और मर्ज कर लिया जाए। तीसरा पॉइंट, सायरा सायरा आप एक्सप्लेन करेंगी एक्यूरेसी। जी बताएंगी मुझे एक्यूरेसी से क्या समझ में आता है आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक्यूरेसी जो है वो ये है कि ऑब्जेक्ट को ये यकीनी बनाया जाए कि ऑब्जेक्ट जो हमारे पास वो है वो ठीक ठाक हो और टाइमली मैनर्स हो, मतलब जो जिसकी डेट्स हो तो उसी पे डेट्स के साथ मैनर्स वो लिखा हुआ हो, वेरी नाइस, सही है। यकीनी बनाया जाए। ओके, ऑब्जेक्टिव में आप एक्यूरेसी में ये बता रही हैं कि इट शुड बी एन एक्यूरेट, आपका ये एक्यूरेट होना चाहिए, इसके अंदर हर चीज वैलिड होने चाहिए, कोई भी चीज ऐसी ना हो कि जो आप उसको डमी बेसिस पे बना रहे हो। समटाइम्स आपको बता दूं मैं कि जब हमारे पास रिकॉर्ड्स मिसिंग होते हैं तो हम उसकी डमी बना लेते हैं। नेचुरली तौर पे रियलिटी में यही हो रहा होता है, जब हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, देन वी आर असाइन डमीज, हम उनको डमी असाइन कर देते हैं, अपने पास से कुछ उनकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ताकि वो रिकॉर्ड्स हमारे एटलीस्ट जो है वो मेंशन हो जाए। लेट्स सपोज आपके पास एक डेट है, लेट्स सपोज 1 दिसंबर 2020, इस डेट पे
आपका एक एक्सपेंस काउंट किया गया है, एक एक्सपेंस आपकी स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है, वो एक्सपेंस आपका है, लेट्स सपोज सैलरी एक्सपेंस है, वो सैलरी एक्सपेंस आपका है 25,000, सही है, लेकिन इसकी बकायदा कोई समरी नहीं है, कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना मैं भूल गया। अब क्या हुआ कि एट दी एंड 31 दिसंबर को बना रहा हूँ मैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा क्या था, तो मैं इसकी एक डमी बना लूंगा, फला कोई भी एक्सपेंस नाम रख दिया इसका, और मैंने इसको, या अगर मैंने वहाँ सैलरी एक्सपेंस शो किया हुआ है या एक्सपेंस में मेरा 25,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो वहाँ पे मैं कोई भी एक्सपेंस के नाम से डाल सकता हूँ। लेकिन वही बात है कि ये कोई भी एक्सपेंस आप अपनी डमी तो डाल के पूरा कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि आप उसको जो है वो करके पकड़े ना जा सको। जब जाहिर सी बात है, जब आपका ऑडिट होता है तो आपकी सारी जितनी भी 2 नंबरियां होती हैं वो सामने खुल के आ जाती हैं। तो आपने कोशिश ये करनी कि मुझे इस तरफ जाना ना पड़े जहां मेरे लिए पकड़ो। तो आपने अपने आप को क्लियरली एक्यूरेट रखना है, हर चीज के लिए टाइमली रिकॉर्ड मेंटेन करना है ताकि इन ट्रांजेक्शन से बचा जा सके। दानिया, वैलिडिटी को हाउ यू विल एक्सप्लेन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वैलिडिटी में ये है कि हम जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सारी एक्चुअली में हुई हो, मतलब कोई भी फेक एंट्री ना हो। बिल्कुल सही बात करी आपने, जो हमने बताया था अभी वही बात आई है कि हर चीज वैलिड हो। The objective is to ensure that all recorded transactions fairly represent the economic events that actually occurred. जो चीज वाकई में हुई है उस चीज को ही आपने मेंशन करना है। आर लॉफुल इन नेचर, जो कि लॉफुल हो, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन ना हो जो कि इलीगल हो। जैसे कि आपने पढ़ा होगा उसमें बिजनेस लॉ के अंदर भी कि अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर वैलिड हो ही नहीं सकता। तो ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल, देन ये ट्रांजेक्शन आपकी वैलिड कहलाएगी। अदरवाइज इन केस आप कोई अनलॉफुल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, फिर दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी वैलिड, फिर ये आपकी अनवैलिड, या फिर आप समझ लें कि ये आपकी जो है वो ट्रांजेक्शन आपकी वॉइड ट्रांजेक्शन कहलाएगी। इसी तरह से एंड हैव बीन एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग विद मैनेजमेंट्स जनरल ऑथराइजेशन, आपकी मैनेजमेंट की जो भी ऑथराइजेशन है उसके साथ हो। ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट की अथॉरिटी नहीं है, आपने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी तो वो ट्रांजेक्शन फिर आपकी अनलॉफुल है और इनवैलिड या अनवैलिड है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर्ली और इकोनॉमिकली आपने क्या करना है, इसको फेयरली रिकॉर्ड करना है, बिल्कुल सही रिकॉर्ड करना है। अच्छा, अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं मिस्टर साद नासिर। मिस्टर साद नासिर, पहली बात तो ये कि आप बहुत आ रहे हैं। सर साद नासिर ने, सैयद साद अली। सैयद साद अली, हाँ वही जो भी हैं आप। सर वो चैप्टर बता दे। मैं तुम हर क्लास में आते हो, चैप्टर पूछते हो और फिर जो है वो हमारे जो है वो क्या बोलते हैं टाइम वेस्ट करते चले आते हो। ठीक है, थोड़ी लेट नहीं सॉरी आए। सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ओके, बात सुने, भी आपके सामने एक स्क्रीन नजर आ रही है आपको, बड़े जी पर्दे जी पे आपको बिल्कुल। स्क्रीन नजर आ रही है, बड़े पर्दे पे जी जी। इसमें फिजिकल सेफगार्ड्स एंड सिक्योरिटी एक हेडिंग नजर आ रही है आपको। फिजिकल सेफगार्ड एंड सिक्योरिटी, जी। फिजिकल सेफगार्ड एंड सिक्योरिटी, ये फटाफट इस हेडिंग को पढ़ के एक्सप्लेन कीजिए, ये आपकी हेडिंग है। कल मैंने अच्छा कहा था आप लोगों ने पढ़ के आना है और मैं आपसे पूछूंगा वन बाय वन, तो मुझे बताइए इस हेडिंग को ठीक। पढ़ के कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस हेडिंग को रिलेटेड, और आप कैसे समझाएंगे पूरी क्लास को। चलें ठीक है सर, मैं रीड करता हूँ। You just have 2 minutes for reading, then you have to explain this heading. तो दूसरी बात यह है कि मैं आप लोग को जो है ना टेस्ट की सूरत में, जैसे कि मैं आपको बता दूं मैंने की जो चीज़ सोची है कि आप लोग को मैं कुछ, जैसे कि सेक्शन ए अगर आप देखेंगे, सेक्शन ए में आपको स्टार्टिंग में कुछ एमसीक्यूज गिवन होते हैं, समटाइम्स वो ट्रू फॉल्स होते हैं, समटाइम्स फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। तो जो भी हमारी ये सूरत बनती है तो मैं उससे रिलेटेड आप लोग को कुछ नोट्स बना के दे रहा हूँ। सही है, वो नोट्स आप लोग को जब मिलेंगे तो वो बाकायदा मैं यहाँ पे आप लोग को नहीं दूंगा, मैं वो बाकायदा आपके यानी कि जो भी शाजी की मैनेजमेंट है उनको दूंगा। वो बाकायदा उसको गूगल फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे और आपका एक एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। सही है, वो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका, वो बाकायदा आपने देना होगा, जो कि आपने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड होगा। लेकिन मैं आपको पहले बता दूंगा कि आपने उसके लिए तैयारी कहाँ से करनी है। सही है, तो वो चीज़ें मैं आपको पहले से गाइड कर दूंगा।
तो ये अभी तो खैर नहीं, ये तो एट दी इन द मिड ऑफ दिसंबर इंशाल्लाह ताला हम ये ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि सेक्शन ए से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं या जो पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, उसके अंदर जो भी चीज़ें हमारी एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स में आती हैं उसको बाकायदा एक लेवल, एक पेज पे लेकर आया जा सके, ताकि आप उन 50 और 60 जो भी एमसीक्यूज होंगे या ब्लैंक्स होंगी या ट्रू फॉल्स होंगे, उनके आप लोग आंसर दे सकें। तो ये साद अली, आपके 2 मिनट्स खत्म हो चुके हैं। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स अप। बोलिए। तो ये साथ आपको आवाज आ रही है? तो ये साथ मेरे ख्याल में हमें छोड़ के तो नहीं चले गए? तो ये साथ आप हमारे साथ हैं या नहीं है? जी सर हूँ, 1 मिनट रुक जाए। अच्छा 1 मिनट में और रुक जाऊँ आपके लिए? मैं 1 मिनट और रुक गया, ये लें बस। सर स्क्रीन ही नहीं आ रही आपकी, मैं वो देख रहा हूँ। तो स्क्रीन भी नहीं आएगी, अब तो लाइट भी नहीं आएगी, आपका नेट भी मर गया होगा मेरे सर ख्याल। 1 मिनट आ रहा हूँ। अच्छा उमर, आपकी पहली बारी थी तो आपकी बारी दोबारा स्टार्ट होती है। एरर हैंडलिंग एक बार पढ़ लें आप जरा जल्दी से, और अब्दुल वहाब आप सेग्रेशन एंड ड्यूटीज पढ़ लीजिए जब तक। सैयद साथ के बाद उमर की बारी अगेन है। सर ये फिजिकल सेफगार्ड एंड सिक्योरिटी ये चीज़ है, जैसे किसी फर्म की जो है उसकी फिजिकल सेफगार्ड है या कोई भी चीज़ सिक्योरिटी के तौर पे है, हाँ द ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये एंश्योर हुआ है, ठीक है, एक्सेस टू फिजिकल एसेट्स। सर ये लाइन कहना क्या फिजिकल चाहते एसेट्स हो? कहना क्या मैं चाहते हो ये बताओ मुझे तुम। सर बता रहा हूँ। सर ये जो ऑब्जेक्टिव है ये इंश्योर हुआ है हम ये कंपनी के या किसी भी फर्म के फिजिकल एसेट्स पे, और ये इंफॉर्मेशन देती है सिस्टम को कि कंट्रोल करे इसको, और ये यार जो बात है सुनो, बात प्रॉपर। सुनो यार, बात सुनो। मैंने कहीं पे ये नहीं लिखा प्लीज ट्रांसलेट इनटू उर्दू, मैंने ये तो लिखा ही नहीं है। आई जस्ट वांट एक्सप्लेनेशन व्हाई यू आर जस्ट ट्रांसलेटिंग दिस हेडिंग। आपको इस हेडिंग को पढ़ के क्या समझ आया मुझे ये बताओ। इसकी ट्रांसलेशन सर थोड़ी करवानी है मैंने आपसे कि प्रेजेंट ओके इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। ओके सर ओके। सर ये इसका नहीं मतलब नहीं ये है सर, कि अब्दुल वहाब 2 मिनट वेट करो जरा यार, इसको थोड़ा बोलने दो। हाँ बोलो। सर ये इसका मतलब ये है कि जैसे किसी भी फर्म की या किसी चीज़ की फिजिकल सेफगार्ड या सिक्योरिटी है, ठीक है, के और वो और जो है मतलब वो पाबंद होती है कि जो है अपने जो फिजिकल एसेट्स हैं और वो जो है सिस्टम जो है कंट्रोल करें, वो भी अथॉराइज्ड पर्सनल के थ्रू। अच्छा अच्छा सही है। अच्छा बात सुने अब्दुल वहाब, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस हेडिंग को अगेन? सही है साथ, वेरी गुड बेटा, आपकी एफर्ट अच्छी है, वेरी नाइस, गुड, शाबाश। अब्दुल वहाब नाउ इट्स योर टर्न। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो आपके फिजिकल एसेट्स, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड होती है, ये किसी अथॉराइज्ड पर्सन के पास होनी चाहिए, हर अरे गहरे के पास नहीं होनी एक मिनट, चाहिए। जस्ट वेट कीजिए अब्दुल वहाब, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, काइंडली अपना माइक करीब कीजिए। हेलो, अब आ रही है? जी जी बिल्कुल सही है। मैंने कुछ भी नहीं किया वैसे। अच्छा मैं ये कह रहा था कि अपना इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो आपके फिजिकल एसेट, आपकी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी से रिलेटेड, आप फाइनेंशियल से रिलेटेड, एक ऑथराइज्ड पर्सन के पास होनी चाहिए, हर एरे गहरे के पास, हर शेयर होल्डर के पास नहीं होती। वो एक ऑर्गेनाइज मतलब जो उसकी स्पेसिफिक ड्यूटी है जिसके पास होती है, वेरी उसके पास गुड, ही उसका एक्सेस होना चाहिए। यस यस यू आर राइट। अच्छा और फर्दर कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इस हेडिंग को? अब्दुल वहाब वेरी गुड, शाबाश। उमर नाउ इट्स योर टर्न, एरर हैंडलिंग। सर एरर हैंडलिंग में ये बोल रहा है हमारी जब ट्रांजैक्शन के दौरान या कोई कुछ भी बिजनेस एक्टिविटीज में रिलेटेड में इसमें यार कोई एरर डिटेक्ट होता है, मतलब एरर हमें मिलता है, तो हम डायरेक्टली मतलब ऐसे मैनेजमेंट में ऐसा कोई बंदा है इसको फौरन इन्फॉर्म करेंगे सही जो है। इस एरर को मतलब के रेक्टिफाई कर सकता हो। ओके ओके। अच्छा जी सुन ले, अब आप लोग खाली सुन ले, मेरे ख्याल में कुछ बच्चों की तरफ अजान भी हो रही है, हमारी तरफ भी शुरू होने वाली है। सुन लीजिए, खाली मैं बता रहा हूँ, एरर हैंडलिंग उमर ने सही एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा इसको और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब्दुल वहाब इसके बाद सेकंड हेडिंग आपकी है, जब तक आपका नंबर आएगा इंशाल्लाह अजान भी तब तक अपने ख़ुदाम पर पहुंच जाएगी। अच्छा जी, हमारे पास एरर हैंडलिंग में कहता है द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट errors detected at any stage of processing receive prompt corrective action and are reported to the appropriate level of management। देखिए सिंपल सी बात है, एरर होना कोई बड़ा मसला नहीं है, बट एरर को आइडेंटिफाई ना कर पाना, एरर की रेक्टिफिकेशन ना कर पाना,
एरर को प्रॉपरली आपने सही करके उसकी करेक्शन ना करना, ये बड़ा मसला है। देखिए एरर होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर काम कर रहे हो गलती हो जाती है कोई मसला नहीं है, लेकिन गलती पे गलती होना, गलती को सही ना करना, ये बहुत बड़ी गलती है। इससे गलती से आपने बचना है। तो ये बेटा, तो ये प्रॉब्लम एक आती है मैनेजमेंट के अंदर। हेडिंग पूरी शो नहीं हो रही, एक मिनट बेटा मैं दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ। सही है अब्दुल वहाब, नजर आ रहा है? ओके, अच्छा जस्ट एक मिनट वेट कर लें, जरा अजान हो रही है, अजान खत्म हो जाए फिर शुरू करते हैं, जब तक आप लोग ये हेडिंग रीड कर लें। बेटा दानिया, आपने भी जो है वो अब्दुल वहाब वाली सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ये वाली हेडिंग एक्सप्लेन करनी, इसलिए आप भी ये रीड कर लें। अब्दुल वहाब के बाद आप एक्सप्लेन करेंगी। और सारा आप एक काम करें, एरर हैंडलिंग दोबारा रीड करें, आपसे मैं ये पूछूंगा। सॉरी सायरा, जस्ट वेट फॉर द मिनट। अच्छा भाई आ जाए अब्दुल वहाब। आवाज आ रही है?
जी जी आ रही बिल्कुल। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का करने का मतलब ये होता है कि आप कोई एक टास्क के ऊपर किसी एक को इंडिविजुअल को नहीं कर देते, आप उसका कंट्रोल दो या दो से ज्यादा लोगों को देते हैं सही है। ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके, तरीके से हो सके, अपना प्रोसीजर ट्रांजेक्शन जो होती है वो तरीके से हो सके, मतलब एलिमिनेट द रिस्क ऑफ फ्रॉड वगैरह। इस चीज के लिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अलग बंदों को दी जाती है, इंडिविजुअल किसी एक के हाथ में नहीं दिया जाता कंट्रोल। सही है, बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा ये जो आप बातें सारी बता रहे हैं, कोशिश ये करिएगा जब याद करने बैठे तो अपने अल्फाज में लिखें, ठीक है, और अच्छा हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, अपना सायरा, आप ये हेडिंग जो अभी अब्दुल वहाब ने एक्सप्लेन करी, क्या आप भी कर सकती हैं? सायरा है नहीं हमारे साथ? नो सर। सायरा नहीं है ना? दानी आप कर देंगे एक्सप्लेन? सायरा है हमारे साथ? सर कौन बोला नहीं? जी सायरा बताइए। सायरा आपको आवाज आ रही है? एक मिनट। रही है या नहीं करता? ओके ओके ओके, इसका मतलब ये है, कोई मसला नहीं है। अच्छा बात सुने, segregation of duties में the objective is to ensure that duties are assigned to individuals in a manner that ensures that no one individual can control both the recording function and the procedures related to processing the transaction. पहली बात तो ये इंडिविजुअल को ये अथॉरिटीज ना दी जाए कि आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप जो रिकॉर्ड आपके पास है आप अपने पास लेके जाओ। सही है। आप कंपनी का रिकॉर्ड है ना, आप देखते होगे कंपनी में आप जब होते हो तो अपनी पर्सनल आप जो ईमेल आईडी है वो आपको यूज नहीं करने दी जाती, बाकायदा आप उसकी कंपनी जो आईडी आपकी बनाती है वो आपको यूज करनी होती है, ताकि आप उस आईडी के थ्रू जो भी आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन है या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है वो आपकी हो सके, ताकि उसका प्रॉपर रिकॉर्ड उनके पास मेंशन हो, प्रॉपर रिकॉर्ड वो मेंटेन कर सकें कि आपके आईडी से क्या काम हो रहा है। सही है। क्योंकि आप कभी भी याद रखो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करते हो तो उसमें आप कंपनी की इंफॉर्मेशन अगर लीक कर देते हो तो आप कंपनी के लिए एक खतरा बन जाते हो। तो कंपनी अपने आप को प्रॉपरली इंटरनल कंट्रोल रखती है कि हमारे भी जो भी इंडिविजुअल है कहीं से कोई हमारे लिए हमें नुकसान ना पहुंचा सके, तो इसका इंटरनल कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। बाकी मैं आप लोग को इंशाल्लाह ताला जो भी आप लोग की सेक्शन बी की क्लासेस हैं इस वीक में, उसके हवाले से मैं इंशाल्लाह एक दो दिन में गाइड कर देता हूँ, और जो भी हम क्लास आप लोग की फ्री टाइम होगा उसके अंदर रखेंगे ताकि आप लोग को बाकायदा 1 से 2-3 सवाल मैं सॉल्व करवाऊँ, ताकि नेक्स्ट क्लासेस में आपको बिठा के क्लास में क्लास में आपको लेक्चर के दौरान ही आपसे सवाल सॉल्व करवाऊंगा। उसमें मैं वीडियो में ऑन भी करवाऊंगा ताकि देखूँ आप लोग क्या कर रहे हैं, ताकि आपका सोल्यूशन देख सकूँ। सही है। तो इंशाल्लाह आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि आप लोग की इंशाल्लाह इसी वीक होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग की होगी, बता दी मैंने आपको। सही है। अल्लाह सर एक हाफिज। चीज पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछें, एक नहीं 10 बातें पूछें। अच्छा सर, ये आधे घंटे की क्लास होती है? बेटा आप लेट आते हैं, मसला ये, इसलिए आपका आधा घंटा बन जाता है। आप अगर नहीं नहीं, हम्म मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मतलब हम ज्यादा कवर नहीं कर रहे या बस एक ही टॉपिक कवर कर रहे हैं? ये टॉपिक हमारा था आज, समझ लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था सेक्शन बी का। ऑलमोस्ट हम्म। सेक्शन बी के टॉपिक खत्म हो, सेक्शन ए के खत्म हो चुके हैं। सेक्शन ए में हमारा समझ लेंगे 1-2 टॉपिक और रह गए हैं, सेक्शन बी हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये वो टॉपिक कल पढ़ने के लिए दिया था, आज मैंने खुद एक्सप्लेन किया। ठीक है सर। और ये आप टाइम डॉक्टर अमीन खालिद वाली बुक से जो है पढ़ाया आपने? बेटा ये मैंने आपको पढ़ाया है अपने नोट से, बाकी अच्छा, फर्दर जो है आप लोग पढ़ेंगे पेटीवाला या अमीन खालिद से, अमीन खालिद की नहीं पेटीवाला की बुक से। मैनेजमेंट की? हम्म हाँ बेटा है। ये मैनेजमेंट की टॉपिक क्लास का नहीं नाम है, बता दे। ऑडिटिंग की क्लास है। आप कहाँ पे हो, कौन सी दुनिया में हो? ऑडिटिंग की चल रही है? ठीक है सर, ठीक। अल्लाह हाफिज। 10 मिनट बाद मिलते हैं आप लोग से। ओके सर।